हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो हम लोगों को क्या करना, प्रैक्टिस का समय आ गया है। हम लोगों को रोज एक जो है प्रैक्टिस सेट हर हालत में लगाना है। मैं 125 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर आई हूँ और उसमें तो खैर 90 ही प्रश्न आएंगे, बाकी 30 क्वेश्चन हमारे जीके जीएस के आएंगे। उसकी कोई बात नहीं, आप लोग यहाँ से तैयारी करिए। आप लोग 125 प्रश्न, क्योंकि अगर हम 90 से ज्यादा पढ़े तो हमारे ज्यादा नहीं हो जाए, ज्यादा से ज्यादा रिवीजन हो जाएगा हमारा। तो हम लोग सोच रहे हैं कि आज मैं दूसरा प्रैक्टिस सेट लेकर आई हूँ और इसमें 125 प्रश्न हैं। ये बहुत ही अच्छे लेवल के प्रश्न हैं। आप लोग इन प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लीजिए और ये मेरा विश्वास है कि 2026 में जो परीक्षा आने वाली है वो उसमें हर हालत में ये प्रश्न फंस जाएंगे। और हमारा विज्ञापन भी बहुत जल्द आने वाला है, तो हम लोगों को अपनी तैयारी में अब कोताही बिल्कुल नहीं बरतनी है। बिल्कुल भी कोई भी बहानेबाजी नहीं चलेगी और अच्छे से हम लोग को अपने प्रश्नों को तैयार करना है। तो चलिए हम लोग, आज मैं दूसरा प्रैक्टिस सेट लेकर आई हूँ। तो हम लोग पहला प्रश्न पढ़ते हैं कि साखी किस का नारायण शाही का है। अगर इसमें साखी कवि एक रचना साखी, तो जो साखी है वह कबीरदास जी की भी रचना है, लेकिन यहाँ पर जो कवि पूछे काव्य संग्रह किसका, तो विजयदेव नारायण शाही का। विकल्प डी सही है। अगला प्रश्न, अथवा व्याकरणिक दृष्टि से क्या है? तो अथवा जो व्याकरणिक दृष्टि से अव्यय शब्द है। अव्यय शब्द वे होते हैं जो किसी भी स्थिति में उनका रूप परिवर्तन नहीं होता। अगला प्रश्न है, संपत शास्त्र के लेखक कौन है? तो ये आचार्य महाविशर द्विवेदी है। विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न है, राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तन किसने किया था? तो ये हमारे हित हरिवंश हैं। अगर आपसे पूछे कि वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तन किसने किया, तो वल्लभाचार्य ने किया था, लेकिन हित और राधा वल्लभ संप्रदाय जहाँ पे आ जाए वहाँ पे हित हरिवंश है। विकल्प सी सही है। वल्लभ संप्रदाय को याद करने की बहुत ही अच्छा तरीका है कि बाद से वल्लभ संप्रदाय, बाद से वल्लभाचार्य। अगला प्रश्न है कि अरुण या मधुमेह देश हमारा, यह किसने कहा था? तो जयशंकर, जो हमारे छायावाद के प्रवर्तक हैं जयशंकर प्रसाद, उनका जो नाटक, बहुत ही प्रसिद्ध नाटक है चंद्रगुप्त, उसमें एक कार्नेलिया जो पात्र है विदेशी, उसने ये पंक्तियां कही थी कि अरुण यह मधुमेह देश हमारा। विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन किसके लिए प्रसिद्ध नहीं है? तो चलिए आइए विकल्प देखते हैं। विकल्प हमारा डी सही है, क्योंकि उपमा के लिए कालिदास प्रसिद्ध है, करुणा के लिए भवभूति है और अलंकार के लिए भाव प्रसिद्ध है। वक्रोक्ति के लिए क्षेमेंद्र नहीं, वक्रोक्ति के लिए कुंतक प्रसिद्ध है। विकल्प डी सही है। अगला प्रश्न है कि गोकुल भक्तमाल नाभादास की रचना है। और अगला प्रश्न हमारा है कि छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किसने कहा था? तो ये हमारे जाने वाले लेखक हैं डॉक्टर नगेन, छायावाद के प्रवर्तक हैं। तो डॉक्टर नगेन ने कहा था। ये एक आलोचक है छायावाद के। इन्होंने, डॉक्टर नगेन ने कोई भी ग्रंथ या यानी साहित्य का प्रतिपादन नहीं किया, साहित्य नहीं लिखा, बाकी इन्होंने साहित्य का प्रतिपादन किया डॉक्टर नगेन ने। विकल्प डी सही है। अगला प्रश्न है, नटों की जीवन संघर्ष का उल्लेख किस उपन्यास में नहीं किया गया है? तो कब तक पुकारूं, सैल्यूस, झूला नट, इसमें सब में नटों के जीवन संघर्ष का उल्लेख किया गया है, लेकिन जो मुंशी प्रेमचंद का जो उपन्यास है सेवा सदन, जो 1918 में लिखा गया, इसमें नटों के जीवन संघर्ष का उल्लेख नहीं किया गया। विकल्प हमारा डी सही है। अगला प्रश्न है, इनमें से निम्न से हिंदी साहित्य का अतीत किसने लिखा है? तो ये हिंदी साहित्य का जो अतीत है वो आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने लिखा है। विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न है, किस शब्द में आ उपसर्ग नहीं है? तो अभिमान में अभी उपसर्ग है, अनजान में अनुपसर्ग है, अवमान में अउपसर्ग है, लेकिन अभाव में हमारा आ उपसर्ग है। भाव में आला जाएगा तो हमारा अभाव बन जाएगा। विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न है कि अहेतुकी का शुद्ध रूप क्या है? तो अहेतुकी इसमें गलत लिखा हुआ, इसका शुद्ध रूप तो हा के ऊपर डबल मात्रा लेंगे तो होगा अहेतुकी हो जाएगा। विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न है, इनमें से द्वंद्व समास बताइए। तो द्वंद्व समास जो हमारा पाप पुण्य है, इसमें द्वंद्व समास है। विकल्प डी सही है। और आप लोग एक बार अच्छे से समझ लीजिए, जिसमें जो भी हमारे विलोम शब्द होते हैं, ज्यादातर उदाहरण विलोम जो है द्वंद्व समास के होते हैं। विकल्प डी सही है। अगला प्रश्न है, रुद्र संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? तो रुद्र संप्रदाय की स्थापना विष्णु स्वामी ने की थी। विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न है कि रामानुजाचार्य ने किस दर्शन का प्रतिपादन किया है? तो इसमें से देखिए, अद्वैतवाद के शंकराचार्य हैं, शुद्धाद्वैतवाद के वल्लभाचार्य हैं, द्वैतवाद के मध्वाचार्य हैं और विशिष्टाद्वैत के रामानुजाचार्य हैं। विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न है, प्रत्येक का संधि विच्छेद क्या होगा? तो प्रत्येक का जो संधि, बाकी इसमें ए और सी डी गलत है। विकल्प बी सही है, प्रतिधन एक। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी रचना व्याकरण ग्रंथ है? तो उक्ति व्यक्ति प्रकरण
जो रचना है वो दामोदर शर्मा की है। यह एक व्याकरण ग्रंथ है। विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न है कि सांप्रदायिक समस्या पर लिखा गया उपन्यास कौन सा है। तो जो लिखा गया उपन्यास सांप्रदायिक समस्या पर तो तमस भीष्म साहनी का उपन्यास है तमस। विकल्प ए सही। अगला प्रश्न है ब्रजभाषा का क्षेत्र कौन सा नहीं है। तो इसमें धौलपुर, मथुरा, आगरा ब्रजभाषा के क्षेत्र है, लेकिन सरगुजा ब्रजभाषा का क्षेत्र नहीं है, छत्तीसगढ़ का क्षेत्र। विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न है शिवराज विजय ग्रंथ में किसका विवेचन मिलता है। तो शिवराज विजय जो ग्रंथ है उसमें अलंकारों का विवेचन मिलता है। विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न है कि फणीश्वर नाथ रेणु की कौन सी कहानी है। तो रस प्रिया जो है फणीश्वर रेणु की कहानी है। विकल्प ए सही। अगला प्रश्न है साकेत महाकाव्य का सर्वाधिक मार्मिक सर्ग कौन सा है। तो साकेत रचना महर्षि चंद्रगुप्त की है। इसका जो सर्वाधिक मार्मिक सर्ग है वो नवम सर्ग है। इसमें लक्ष्मण और उर्मिला के विरह का वर्णन किया गया। विकल्प डी सही है। अगला प्रश्न है कि भारत भारती का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था। भारत भारती का प्रकाशन 1912 ईस्वी में हुआ था। भारत भारती रचना महर्षि चंद्रगुप्त की है। इसके भारत भारती के आधार पर भी महर्षि चंद्रगुप्त को राष्ट्रकवि की उपाधि दी थी महात्मा गांधी ने। विकल्प ए सही। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा रेखाचित्र विधा की रचना नहीं है। तो क्षण बोले कण मुस्काए कन्हैया प्रभाकर की रेखा है। बोलूटी देवी सत्यार्थी की रचना है। पुरानी स्मृतियां और कठगुलाब में रेखाचित्र विधा की रचना नहीं है। विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न है समस्त पृथ्वी से संबंध रखने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा। तो ये सार्वभौमिक होगा। विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न है पहला गिरमिटिया उपन्यास विशेषकर किस पर केंद्रित है। तो सबसे पहली बात तो पहला गिरमिटिया उपन्यास जैनेन्द्र का है और ये महात्मा गांधी पर केंद्रित है। विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न है रीतिकाल को अलंकृत काल नाम किसने दिया। तो रीतिकाल को अलंकृत काल नाम जो दिया था मिश्र बंधुओं ने दिया। और रीतिकाल को कलाकार रमाशंकर शुक्लसाल ने कहा था। रीतिकाल को श्रृंगार का विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा और रामचंद्र शुक्ल रीतिकाल को उत्तर मध्यकाल का। विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न है वागर्थ पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती है। तो ये कोलकाता से प्रकाशित होती है। विकल्प डी सही है। ये 2016 में प्रश्न आया था। अगला प्रश्न है सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक किसकी नाट्य कृति है। तो ये सुरेंद्र वर्मा का नाटक है। विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न है महाप्राण ध्वनियां व्यंजन वर्ग में किससे संबंधित होती हैं। तो महाप्राण ध्वनियों को याद करने का बहुत ही अच्छी ट्रिक है कि आप 24 याद रखें जिससे महाप्राण ध्वनियां निकल आएंगी। 24 का मतलब दूसरा और चौथा। 135 याद रखेंगी तो हमारा पहला, तीसरा और पांचवा ये हमारे अल्पप्राण ध्वनियां हो जाएंगी। विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न है जो मापा ना जा सके इसका सही अर्थ क्या होगा। तो अपरिमेय होगा। विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न में आता है कि इनमें से कौन सी रचना और रचनाकार का युग्म सही नहीं है। तो सबसे पहली बात यह है कि काव्य निर्णय भिखारीदास की रचना है। रस रहस्य कुलपति मिश्र की रचना है। रस विलास चिंतामणि की रचना है। भाव विलास केशवदास की नहीं, भाव विलास देव की रचना है। विकल्प डी सही है। अगला प्रश्न है भारतेंदु ने यात्रा वृत्तांत संबंधी कौन सी रचना लिखी। तो सबसे पहले यात्रा वृत्तांत की जो शुरुआत हुई थी भारतेंदु युग में ही हुई थी। भारतेंदु जी से हुई थी। सरयू की पार यात्रा, इन्होंने 3 यात्रा वृत्तांत लिखे भारतेंदु जी ने। तो विकल्प डी सही। अगला प्रश्न है बिहारी हिंदी की बोली का नाम क्या है। तो मगही बिहारी हिंदी की बोली है। अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी ये पूर्वी हिंदी से इसका विकास हुआ है। अगला प्रश्न है दुखम सुखम उपन्यास की लेखिका कौन है। तो दुखम सुखम जो उपन्यास है वो ममता कालिया का है। इसको भी याद करने की एक ट्रिक है कि दुखम माँ से आप अंत के शब्द याद रखिए। माँ और वर्ण माँ दोनों मिलकर तो इससे ममता कालिया। दुखम और सुखम ममता कालिया का उपन्यास। विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न है कि आर्द्र का विलोम क्या होगा। तो आर्द्र का जो विलोम होगा वो शुष्क होगा। विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न है इनमें से किस कवि को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। तो स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न जगन्नाथ में कौन सी संधि है। तो जगन्नाथ में व्यंजन संधि है। विकल्प डी सही है। भक्ति आंदोलन भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास है। यह कथन किसका था। तो यह कथन आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का था। विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न है कि प्रत्यय रहित शब्द इसमें से बताइए। तो प्रत्यय रहित शब्द जो है उसमें अनुवाद में जो है अनु उपसर्ग लगा हुआ, वाद मूल शब्द है, बाकी मर्मज्ञ में ज्ञा प्रत्यय, वैज्ञानिक में इक प्रत्यय है, कृपालु में भी आलू प्रत्यय है। विकल्प डी सही है। अगला प्रश्न स्वप्न का विलोम क्या होगा। तो स्वप्न का विलोम जागरण होगा। अगला प्रश्न कुटिल का विलोम क्या होता है। तो कुटिल का ऋजु या वक्र भी हो सकता है। विकल्प सी सही। अगला विकल्प प्रश्न है
कि परुष शब्द का विलोम क्या? परुष का मतलब होता है कठोर, और इसका जो विलोम होगा वो कोमल हो जाएगा। विकल्प डी सही है। अगला प्रश्न है कि ओछे की प्रीति बालू की भीति का भाव क्या होगा, मतलब इसका अर्थ क्या होगा? तो इसका विकल्प होगा हमारा सी, बालू की दीवार की भांति ओछे लोगों का प्रेम भी अस्थायी होता है। विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न है कि आवाहन का विलोम क्या होगा? तो आवाहन का विसर्जन हो जाएगा। अगला प्रश्न है खेत कौतुकम किसकी रचना है? तो खेत कौतुकम जो रचना है वो रहीमदास की है। इसमें उन्होंने ब्रजभाषा और खड़ी बोली का प्रयोग किया था। विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस पत्रिका से संबंधित नहीं है? तो नया ज्ञानोदय जो रविन्द्रनाथ कालिया की पत्रिका है, पहल ज्ञान रंजन की पत्रिका है, जो तद्भव पत्रिका वो अखिलेश की है, लेकिन दस्तावेज पत्रिका रामचंद्र तिवारी की नहीं है, ये डॉक्टर विश्वनाथ तिवारी की है, या एक साहित्यिक त्रैमासिक पत्रिका है। विकल्प डी सही है। अगला प्रश्न है उपजाऊ का विलोम क्या होगा? तो उपजाऊ का विलोम ऊसर होगा। आप लोग उपजाऊ का विलोम बंजर भी लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे बंजर नहीं होगा। उपजाऊ ऊसे उपजाऊ, आप लोग इस ट्रिक को याद रखिए, ऊसे उपजाऊ और ऊसे ऊसर। विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न, देश विभाजन की त्रासदी किस उपन्यास में वर्णित की गई है? तो झूठा सच उपन्यास यशपाल का है, उसमें देश विभाजन की त्रासदी जो है वर्णित की गई है। विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न है घोटक का तद्भव रूप क्या होगा? तो घोटक का जो तद्भव रूप का घोड़ा हो जाएगा। विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न है इनमें से मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार किसे कहा जाता है? तो इसमें अगर इसमें प्रश्न पूछे कौन से नहीं है, तो हमारे मनमोहन चंद्र जोशी मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार नहीं, बाकी इलाचंद जोशी, जैनेन्द्र और ये तीनों विश्ववादी उपन्यासकार हैं। विकल्प डी सही। अगला प्रश्न है भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई कौन सी है? तो जब आपसे ये पूछे कि भाषा की लघुत्तम इकाई तो शब्द होगा, लेकिन सार्थक इकाई जब पूछेगा तो इसमें हमारा भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई जब पूछेगा तो ध्वनि हो जाएगा, लेकिन जब सार्थक शब्द जहाँ पर लगा वहां पे हमारा शब्द हो जाएगा। विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न है जिसने मृत्यु को जीत लिया हो क्या कहलाता? मृत्युंजय। अगला प्रश्न, जिसने मृत्यु को जीत लिया हो वो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो उसे मृत्युंजय कहेंगे। विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न है कि मध्यम वर्ग की पारिवारिक समस्या को दर्शाने वाला नाटक कौन सा है? तो आधे अधूरे। यह मोहन राकेश का नाटक बहुत ही अच्छा नाटक है। इस नाटक को आप लोग टीवी पर देखिएगा या इसको पढ़िएगा, बहुत ही अच्छा नाटक। तो इसका विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न है कि दूसरी परंपरा की खोज किस विधा की रचना है? तो दूसरी परंपरा की खोज यह एक आलोचना विधा की रचना है, यह नामवर सिंह की प्रथम आलोचना है। विकल्प ए सही। अगला प्रश्न, अल्मोड़े का बाजार किस विधा की रचना है? तो यह एक रिपोर्टाज है। विकल्प बी सही है। अनमनेक शब्द का आशय क्या है? तो इसका अर्थ होता है जिसका मन किसी दूसरी ओर हो। विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न है इनमें से कौन दलित आत्मकथा नहीं है? तो अपने अपने पिंजरे, जूठन, तिरस्कृत, ये दलित आत्मकथाएं हैं। बाकी मेरी स्फलता एक बाबू गुलाब राय की रचना है। विकल्प डी सही है। अगला प्रश्न है परमानंद शब्द में कौन सा समास है? तो इसका अर्थ होता परम है जो आनंद, यानी कि जहाँ पे जो शब्द लग जाता है वहाँ पे कर्मधारय समास होता है। जहाँ पर भी विशेष विशेषण होगा वहाँ पे हमारा कर्मधारय समास होगा। विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न, इनमें से कौन अर्था अलंकार है? तो श्लेष, वक्रोक्ति, यमक ये हमारे शब्दालंकार हैं। रूपक हमारा अर्थालंकार। विकल्प डी सही है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा उपन्यास व उपन्यासकार का युग सही नहीं है? तो महाभोज जो उपन्यास है वो मनु भंडारी का है। आवा चित्रा मुदगल का उपन्यास है। तत्सम राजेश सेठ का उपन्यास है। मुझे चांद सूरज चाहिए सुरेंद्र वर्मा का, तो यहाँ पे ये गलत लिखा, मुझे चांद चाहिए सुरेंद्र वर्मा का उपन्यास नहीं नाटक है। और ये देखिए तत्सम शब्द जो है राजेश सेठ का आया था एलटी ग्रेड 2025 में, और उस समय मुझे बिल्कुल भी याद नहीं आ रहा था। तो विकल्प इसमें डी सही है। अगला प्रश्न है केशव कहीं न जाए का कहिए, यह पंक्ति किस कवि की है? तो यह तुलसीदास की पंक्तियां हैं। केशव से आप लोग केशवदास मत लगाइएगा, ये पंक्तियां तुलसीदास की। विकल्प सी सही है। अंजो दीदी किस विधा की रचना है? तो अंजो दीदी जो है यह नाटक विधा की रचना है। विकल्प भी सही है। अगला प्रश्न है उपदेश रसायन के रचयिता कौन है? तो उपदेश रसायन जो रचना है वो जिनदत्त सूर्य की है। विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न है अंगद पैज की रचना किसने की थी? तो जो अंगद पैज रचना है वो ईश्वरदास की है। विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न है संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को संघ की राजभाषा का दर्जा दिया गया है? तो जो अनुच्छेद 343 है उसमें संघ की राजभाषा का दर्जा, हिंदी को संघ की राजभाषा का दर्जा दिया गया। विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न हमारा है कि अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनने मुहावरे का अर्थ क्या होगा?
तो अपनी प्रशंसा स्वयं करना, विकल्प सी सही है। उद्योग का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो उद्योग का उद्धन योग नहीं, बाकी जहाँ हो तो वहाँ पे होगा उद्धन योग, विकल्प ए सही है। राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो राजभाषा आयोग की जो स्थापना हुई तो 1955 में हुई थी। इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे वो बाल गंगाधर खेर थे। इनका जो शॉर्टकट में नाम आता है वीजी खेर भी इनको कहा जाता है, विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न है पश्चिमी हिंदी में कौन सी बोली है? पश्चिमी हिंदी की कौन सी बोली? तो कन्नौजी, ये हमारी पश्चिमी हिंदी की कन्नौजी की पश्चिमी हिंदी की 5 भाषाएं हैं और इसमें से हमारी कन्नौजी पश्चिमी हिंदी की बोली आती बाती, मगही, मैथिली, अवधी ये सारी बिहार हिंदी की बोली है। अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी पूर्वी हिंदी की है, मगही मैथिली ये बिहार हिंदी की बोलियां हैं, विकल्प बी सही है। इनमें से कौन सा वर्णिक छंद मतलब वर्णिक छंद है? तो दोहा, चौपाई, चौपाई हमारा सम्मात्रिक छंद है और रोला भी हमारा सम्मात्रिक, दोहा अर्ध सम्मात्रिक छंद है, लेकिन सवैया हमारा ये वर्णिक छंद है, विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न है इसमें इनमें से कौन सी रचना के रचनाकार का नाम सही नहीं है? तो फूल नहीं रंग बोलते हैं केदारनाथ अग्रवाल की रचना है। मैं उस जनपद का कवि हूँ त्रिलोचन शास्त्री की रचना है। सीढ़ियों पर धूप ये रघुवीर सहाय की रचना नहीं है। सड़क से संसद है सुदामा पांडे धूमिल की रचना है। सीढ़ियों पर धूप जो रचना है वो दुष्यंत कुमार की, विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न पंचवटी शब्द में कौन सा समास है? तो 5 वटों का समाहार जिसको कहते हैं उसे पंचवटी कहते हैं, तो इसमें द्विगु समास है। जहां पर भी कोई पहला प्रश्न जो है संख्यावाची होगा वहां पे हमारा द्विगु समास होगा, विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न है पाप पुण्य के चिरंतन नैतिक प्रश्न को किस उपन्यास में प्रस्तुत किया गया है? तो ये आखिरी दांव जो उपन्यास है उसमें पाप पुण्य के नैतिक प्रश्नों को उठाया गया है, विकल्प डी सही है। अगला प्रश्न उदय प्रकाश द्वारा कौन सी कहानी नहीं लिखी गई है? तो इसमें जो तिरछी पाल गोबर का स्कूटर दरियाई घोड़ा ये उदय प्रकाश की कहानियां है, लेकिन पीली जो आंधी है वो प्रभा खेतान की रचना है, विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न सर्वेश्वर सक्सेना की नाट्य कृति का नाम क्या है? तो इसमें जो बकरी है ये सर्वेश्वर सक्सेना की नाट्य कृति है। अगर कहीं पर बकरी बिलाप आ जाए तो वो भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है। अगर सिर्फ बकरी आए तो आवे सर्वेश्वर सक्सेना की नाट्य कृति, विकल्प डी सही। अगला प्रश्न है किस कवि को अभिनव जयदेव के नाम से जाना जाता है? तो विद्यापति को अभिनव जयदेव के नाम से जाना जाता है, विकल्प ए सही है। कलश का पर्यायवाची क्या होगा? आप लोग पर्यायवाची बहुत अच्छे से इसमें व्याकरण का पोर्शन भी आप लोग साथ साथ पढ़ते चलिए, क्योंकि व्याकरण भी हमारे लिए उतनी ही महत्वपूर्ण जितना साहित्य है। तो आप लोग व्याकरण को भी अच्छे से याद करते चलिए, जिसमें तत्सम तद्भव देश विदेश शब्दों को एक एक प्रश्न जरूर आता है। आप अच्छे से पर्यायवाचियों को भी तैयार करिए। अगला प्रश्न है कलश का पर्याय क्या होगा? तो इसका पर्याय कुंभ होगा, विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न है कामायनी में श्रद्धा किसका प्रतीक थी? तो कामायनी में जो श्रद्धा है वो हृदय का प्रतीक है। हीरा बुद्धि का प्रतीक थी, मनोमन का प्रतीक है और जो श्रद्धा है वो हृदय का प्रतीक है, विकल्प सी सही। अगला प्रश्न है पूर्ण चिंतामणि के रचयिता का नाम क्या है? तो पूर्ण चिंतामणि मेरुतुंग की रचना है, विकल्प सी डी सही है। अगला प्रश्न है इनमें से अर्धस्वर कौन सा कहलाता है? तो अर्धस्वर हमारे दो हैं या और वाह, तो इसमें या जो है वह अर्धस्वर है, विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न है किस शब्द में आ उपसर्ग नहीं है? तो आ जन्म में आ उपसर्ग है, आगमन में भी आ उपसर्ग, आकर्षण कर्षण में आ लगा तो आकर्षण हो जाएगा, लेकिन आदरणीय में अनीय प्रत्यय लगा हुआ है, विकल्प डी सही है। अगला प्रश्न है प्रोच 50 ग्रंथ के रचना का रचयिता कौन है? तो यह प्रोच 50 जो रचना है ग्रंथ है वो पद्माकर का है, विकल्प डी सही है। अतीन्द्रिय शब्द का आशय क्या है? तो इसका जो आशय होता है वो इंद्रियों की पहुंच से बाहर, विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न है इसमें कि झीनी बीनी चदरिया किस उपन्यासकार की कृति है? तो अब्दुल बिस्मिल्लाह की कृति है, जो बनारस में बुनकरों पर आधारित रचना है यह, इसमें विकल्प बी सही है। जो अधिक बोलता हो उसे क्या कहते हैं? तो जो अधिक बोलता है उसे बाचाल कहते हैं, विकल्प डी सही है। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सी रचना और उसके रचनाकार का युग्म सही नहीं है? तो कविता कौमुदी रामनेश त्रिपाठी की रचना है, हिम किरीटनी और हिम तरंगणी माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है, हल्दी घाटी जिसमें 17 सर्ग हैं श्यामनारायण पांडे की रचना है, लेकिन रसवंती सियाराम शरण गुप्त की नहीं है, अधैर्य के कवि जो कहे जाते हैं, और सांस्कृतिक राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा के जो प्रसिद्ध कवि हैं रामधारी सिंह दिनकर, विकल्प डी सही है। अगला प्रश्न है कि अमीर खुसरो किस नाम से जाने जाते हैं? तो अमीर खुसरो आप लोग गलती मत कीजिएगा, अमीर खुसरो को तोताए हिंद नहीं तूतिए हिंद कहा जाता, विकल्प ए सही है।
अगला प्रश्न है, धन्य भारत भूमि सब रत्नान की उपजानी, इस पंक्ति के लेखक कौन है? तो यह जो पंक्तियां हैं बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन की हैं। विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न है, नाटक के लिए रंगमंच होना चाहिए, रंगमंच के लिए नाटक नहीं, यह कथन किसका था? तो छायावाद के जो प्रवर्तक हैं जयशंकर प्रसाद का कथन है। विकल्प डी सही है। अगला प्रश्न है, निराला किस पत्रिका से संबंधित नहीं है? तो ये जो सुधा समन्वय और मतवाला पत्रिका का संबंध निराला से है, लेकिन इंदु पत्रिका जो है वो जयशंकर प्रसाद की है। विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न है, जो शीघ्र ही किसी बात या युक्ति को सोच ले उसे क्या कहेंगे? तो उसको कहेंगे प्रतिनुमति। विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न है, विभिष्ट रस का स्थायी भाव क्या होता है? तो विभिष्ट का स्थायी भाव जुगुप्सा होता है। विकल्प सी सही। अगला प्रश्न है, सूरदास किस उपन्यास का चर्चित पात्र थे? तो सूरदास जो थे रंगभूमि है उसका उनका उपन्यास है, मुंशी प्रेमचंद का बहुत ही प्रसिद्ध बहुत ही अच्छा जो है उपन्यास है। विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न है, कढ़ाई से गिरे चूल्हे में आ पड़े का भाव क्या होगा? तो इसमें होगा कि एक विपत्ति से छूटकर दूसरी में आ पड़ना। विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न है, साय में धूप काव्य कृति के रचयिता कौन है? तो जो साय में धूप है वह दुष्यंत कुमार की रचना है। विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न है कि आसक्त का विलोम क्या होगा? तो आसक्त मतलब किसी के प्रति अनुरक्ति होना, लेकिन आसक्त का जो विलोम पूछा गया तो उसमें विरक्त हो जाएगा, उससे अलग हो जाना। अलग अगला प्रश्न है, वह पथबंधु था उपन्यास के लेखक कौन है? तो उसके जो लेखक वो नरेश मेहता है। विकल्प ए सही है। आइए हम लोग देखते हैं अगले प्रश्न को। बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये। तदी समाज से किसका संबंध था? तो तदी समाज की स्थापना 1870 में किसने की थी? तो ये भारतेंद्र हरिश्चंद्र ने की थी। विकल्प बी सही है। कानपुर में इस पत्रिका का संपादन इस संस्था की स्थापना की थी, तदी समाज की स्थापना। विकल्प बी सही। अगला प्रश्न है, विज्ञान गीता की रचना किसने की थी? तो जो रीतिकाल के प्रवर्तक हैं केशवदास, उन्होंने विज्ञान गीता की रचना की थी। विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न, आदिकाल को बीज वपन काल किसने कहा था? तो यह आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बीज जो आदिकाल को बीज वपन काल की संज्ञा दी है। विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न, लक्ष्मीपुरा किस विधा की रचना है? तो लक्ष्मीपुरा जो है 1938 में हिंदी का प्रथम रिपोर्टाज इसको माना जाता है, और यह 1938 में पंत की रूपा पत्रिका में इसका संपादन इसको छापा गया था, और इस विकल्प सी सही है। और अगला प्रश्न है इसमें कि राम वृक्ष बेनीपुरी की कौन सी कृति यात्रा वृत्तांत की है? तो पैरों में पंख बांधकर, यह राम वृक्ष बेनीपुरी का यात्रा वृत्तांत है। विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न है, बिनु पग चले सुने बिनु काना, इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसमें सारे अलंकार तो गलत दिए गए हैं, लेकिन जो इसमें अलंकार वो विभावना अलंकार है। अगला प्रश्न है, इनमें से किस कवि ने सतसई की रचना नहीं की? तो मतिराम सेनापति बिहारी बिहारी भी सतसई की रचना की है, मतिराम सतसई की रचना की थी, लेकिन जो ब्रह्म कवि हैं इन्होंने जो है सतसई की रचना नहीं की। विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न है, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, इस पंक्ति के रचनाकार कौन थे? तो ये जो पंक्ति है, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी जिसकी बात अंग अंग समानी, ये जो पंक्तियां हैं वो संत रैदास की पंक्तियां हैं। विकल्प डी सही है। अगला प्रश्न है, देसिल बैना सब जन मिठा, यह पंक्ति या उक्ति किसने कही थी? तो ये जो पंक्तियां हैं वो विद्यापति की हैं। विकल्प इसमें हमारा ए सही है। अगला प्रश्न, अकाल पुरुष गांधी किसने जीवनी लिखी थी? तो ये भी प्रश्न आगे पूछा, जिसमें जो ये जीवनी है वो जैनेन्द्र की जीवनी है, और इन्होंने महात्मा गांधी के आधार पर जीवनी को लिखा था। विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न है, कौन देशज प्रत्यय का उदाहरण नहीं है? नहीं है, तो फर्राटा, अड़ियल और घुमक्कड़ ये देशज शब्द है, लेकिन उच्चतर हमारा देशज शब्द नहीं है। विकल्प सी सही। अगला प्रश्न, कबीर किस शासक के समकालीन थे? तो कबीर जो थे वो सिकंदर लोदी के समकालीन थे। विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी रचना शिलांकित कृति है? तो जो रोड़ा कवि की रचना है राउलवेल जो लोग, तो वह एक राउलवेल जो शिलांकित कृति है। विकल्प भी सही है। तो अगला प्रश्न हमारा है, आदिकाल को प्रारंभिक काल किसने कहा था? तो आदिकाल को प्रारंभिक काल जो कहा था वो मिश्र बंधुओं ने कहा था। विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न है, कि प्रेम को पंथ कराल महातरवर की धार पे धावनो, इस पंक्ति के रचयिता कौन है? तो धावनो से आप लोग वाह याद रखिएगा, तो आपको बोधा की ये पंक्तियां हैं। विकल्प डी सही है। बोधा रीतिकाल के रीतमुक्त धारा के प्रसिद्ध कवि हैं। अगला प्रश्न है, वीर रस का स्थायी भाव क्या है? तो जो वीर रस का स्थायी भाव वो उत्साह होता है। विकल्प सी सही। अगला प्रश्न है, अर्ध कथानक किस विधा की रचना थी?
तो यह हिंदी की प्रथम रचना है अर्धकथानक जो बनारसी दास जैन की है। विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न, इनमें से प्रत्यय रहित शब्द कौन सा, मतलब कहने में किसमें प्रत्यय का शब्द प्रत्यय शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। तो दर्शनी में अनी प्रत्यय है, भिक्षुक में अक प्रत्यय, कर्तव्य में वे प्रत्यय है, दुर्गुण में हमारा दो उपसर्ग लगा हो प्रत्यय इसमें नहीं है। विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न, हिंदी में स्वच्छंदवाद का कवि किसे कहा जाता है। तो जो स्वच्छंदवाद के प्रसिद्ध कवि है वो श्रीधर पाठक हैं। विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न है, चंद्रिका का पर्याय क्या होगा। तो चंद्रिका का जो पर्याय होता है वो कौमुदी होता है। विकल्प सी सही है। ये देखिए कुछ पंक्तियां बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं। लिखा है कि समरसथा जड़िया चेतन सुंदर साकार बना था, चेतनता एक विलासती आनंद आखंड घना था। इस पंक्तियों में कौन सा रस है। तो इसमें इस पंक्तियों में शांत रस है। इसमें विकल्प हमारा सी सही है। अगला प्रश्न है, अधिकार खोकर बैठे रहना यह महादुष्कर्म है। इस पंक्ति का रचयिता कौन है। तो ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। विकल्प हमारा सी सही है। अगला प्रश्न है कि ना बहुत गर्म ना बहुत ठंडा क्या कहलाता है। तो यह समशीतोष्ण कहलाता है। विकल्प डी सही। अगला प्रश्न है कि साल भर सूर्य की रचना का नाम क्या था। तो जो साल भर सूर्य की रचना है वो भारतेश्वर बाहुबली रास है। विकल्प बी सही। अगला प्रश्न है कि हम विस्पाई जन्म के इस काव्य कृति के रचनाकार कौन है। तो जो यह पंक्तियां हैं बालकृष्ण शर्मा नवीन की हैं। ये बहुत ही अच्छे निबंधकार हैं। विकल्प सी सही। इन्होंने लगभग 300 से अधिक 1000 से ज्यादा निबंध लिखे हैं। तो जो बल्लवाचार्य का यह ग्रंथ अणुभाषी है, इनका एक अधूरा ग्रंथ भी है। विकल्प डी सही है। अगला प्रश्न है और ये हमारा इस प्रैक्टिस सेट का अंतिम प्रश्न है, इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो इसमें पूछा गया कौन सा सत्य नहीं है। तो इसमें विकल्प डी सही है। संस्कृत में 3 वचन होते हैं और कौन कौन से, स्त्रीलिंग पुल्लिंग और नपुंसकलिंग। हिंदी में 2 वचन होते हैं, एक वचन बहुवचन। हिंदी में 2 लिंग भी होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। लेकिन संस्कृत में हिंदी के 3 लिंग ही होते हैं, स्त्रीलिंग पुल्लिंग और नपुंसक लिंग होते हैं। तो यहीं पे हमारे 125 प्रश्नों की श्रृंखला समाप्त होती है। ये प्रश्न आपको कैसे लगते हैं कमेंट बताइएगा। और इसमें मैंने बहुत मेहनत की है और मेरा न्यू चैनल है, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर किया करें कि आपको ये प्रश्न कैसे लगते हैं। और मैं कोशिश करूंगी इसी तरीके से मिक्स प्रश्नोत्तरी बनाने की। मैं सोच रही हूँ कि रोज आप लोगों को एक प्रैक्टिस सेट करवाऊं, जिससे हम लोगों की प्रैक्टिस भी होती चले, आप लोग पढ़ते भी रहिए और अच्छे से पढ़ाई करिए और अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहिए। हार नहीं माननी है क्योंकि थकना नहीं है। अब किसी भी तरीके से हम लोगों को 2026 में एक सीट लेकर ही मानना है रहना है। तो हम लोग सोच रहे हैं कि अगली 26 जनवरी हम लोग अपने अपने विद्यालय में मनाएंगे। तो आप लोगों को मेरी शुभकामनाएं हैं। आप लोग भी बस भगवान से प्रार्थना कीजिए कि किसी तरीके से हम लोग एक सीट पे कब्जा कर लें। हम लोगों को सिर्फ एक ही सीट चाहिए। विज्ञापन बहुत ही जल्द आने वाला है और आप लोग जीके जीएस की तैयारी भी, अगर आप लोग जीके जीएस की तैयारी, आप यूट्यूब पे बहुत ऐसा मटेरियल पड़ा है कि आप उससे अपनी जीके जीएस की तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। बाकी अपना सब्जेक्ट मत छोड़िएगा, व्याकरण को मत छोड़िएगा और हर एक टॉपिक को अच्छे से पढ़िएगा। अगर आप अपने सब्जेक्ट पे ज़्यादा आपकी कमांड होगी तो आपके जो जीके जीएस अगर नहीं भी सही हो पाएगी तब भी आपका नाम आ जाएगा। क्योंकि एलटी ग्रेड में मैंने क्या कि मैंने अपने सिर्फ सब्जेक्ट ही किया था और 3 क्वेश्चन मैंने जीके जीएस से किए थे, जिसमें से मेरे 2 सही थे। बाकी मैंने जीके जीएस के क्वेश्चन नहीं किए थे। 27 क्वेश्चन मैंने ऐसे ही छोड़ दिए थे जीके जीएस के और मेरा नाम बहुत अच्छे नंबर मेरे आए थे क्योंकि मैंने अपने सब्जेक्ट पे कमांड कर रखा था और मेरे 100 से 100 प्लस नंबर आए थे एलटी ग्रेड में और मैंने मेंस दिया है। देखिए ईश्वर की क्या मर्जी होती है कि मैं कहाँ तक पहुँचती हूँ। तो चलिए हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप लोग अपनी प्रैक्टिस पे विशेष ध्यान रखिए, हर काम को छोड़ दीजिए और पढ़ते रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। धन्यवाद।